नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात केदारनाथ धाम की कर लेते हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना वहां शुरू हो गया है। बता दें कि केदारनाथ धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर अपनी श्रद्धा के प्रति पूजा पाठ कर रहे हैं। ठंड के बावजूद केदार मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई है। बाबा केदार के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी और सेल्फी और फोटो लेने की होड़ में लोग दिखाई दिए। कई लोग अपने परिजनों को फोन के जरिए बाबा के दर्शन करवाते देखे गए। यहाँ आलम यह रहा कि इतने श्रद्धालु उमड़े रहे कि प्रशासन को भी उन्हें कंट्रोल करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसलिए पैदल मार्ग पर भी जाम की स्थिति बनी हुई है। अत्यधिक भीड़ के दबाव के लिए प्रशासन के पास भी कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। लिहाजा यात्रा सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था को दुरुस्त बनाने की आवश्यकता होगी। अब यह देखना होगा कि कब तक यह व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में गुरु शंकराचार्य की गद्दी अब पहुंच चुकी है। बता दें कि आदि गुरु शंकराचार्य की बद्रीनाथ धाम गद्दी बद्रीनाथ पहुंच चुकी है। आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी के साथ उद्धव जी, कुबेर जी की डोली और मुख्य पुजारी रावल जी, धर्मधारगिरी और अन्य पुजारी भी बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं। रविवार को सुबह 5 बजे कुबेर जी की डोली बद्रीनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेगी, तो वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने के लिए भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। धाम को गेंदों के फूल से सजाया गया है। 2 साल बाद कपाट खोलने के मौके पर श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम भगवान के दर्शन कर सकेंगे। यात्रा पड़ाव पर जगह जगह तीर्थ यात्रियों की चहल पहल दिखने लगी है। बद्रीनाथ में तीर्थ यात्रियों के करीब 550 वाहन वहां पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में अखंड ज्योति के दर्शनों के लिए पहले दिन करीब 25,000 तीर्थ यात्रियों की पहुंचने की उम्मीद है। बद्रीनाथ धाम के साथ ही अन्य धामों के स्थित प्राचीन मठ मंदिरों को अक्रिड और गेंदों के फूल से सजाया गया है। श्री बद्रीनाथ धाम केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से यात्रा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। साल 2013 की आपदा में बह चुके लामबगड़ बाजार में भी अस्थायी दुकानें खुल चुकी हैं। यहाँ तीर्थ यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ जुटी हुई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की गलत व्याख्या करने को लेकर तहसीलदार ने माफी मांगी है। आपको बता दें कि तहसीलदार काशीपुर की तरफ से हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करने के मामले में तहसीलदार व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट के सम्मुख अपनी गलतियां स्वीकार करते हुए अपनी गलतियों के लिए कोर्ट से माफी मांगी, जिसके बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उधम सिंह नगर के काशीपुर के तहसीलदार के निलंबन आदेश को सख्त हिदायत के साथ वापस ले लिया है। बता दें कि जस्टिस शरद कुमार की अदालत में हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करने के आरोप में 5 मई को तहसीलदार के निलंबन के आदेश दे दिए गए थे। शनिवार को तहसीलदार ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर माफी मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिकॉल कर दिया है। दरअसल काशीपुर निवासी मोहम्मद इमरान की ओर से अदालत में याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि तेली समाज के चलते ओबीसी वह अन्य समाज ओबीसी समाज में आते हैं, लेकर काशीपुर के तहसीलदार ने उन्हें ओबीसी का प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश प्राप्त करने को कहा। अदालत ने इसे गंभीर माना और तहसीलदार के आदेशों को न्यायिक धारणा से विपरीत माना। इसके साथ ही अदालत ने उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी को तहसीलदार को निलंबित करने के निर्देश दे दिए थे। इसके साथ हाईकोर्ट ने डीएम को 7 मई तक प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा था। शनिवार को तहसीलदार की ओर से अदालत में एक प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि याचिकाकर्ता को प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, और उसके बाद उन्होंने कोर्ट से माफी मांगी, जिसके बाद उनके निलंबन के ऑर्डर वापस ले लिए गए। सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए
तो तहसीलदार काशीपुर ने ये कह के खारिज कर दी कि उसके पास हाई कोर्ट के अपने नाम का ऑर्डर नहीं है, इस वजह से हम उसको ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। तो जब हमने इस बात की यहाँ पे पिटीशन डाली तो हाई कोर्ट ने जब वो रिजेक्शन देगा तो उससे काफ़ी नाराज़ हुए। और इससे पहले इसी के भाई ने ऑर्डर वहाँ पे अप्लाई किया था, उसका हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ था। तो सेम ग्राउंड में जब कोर्ट ने पूछा कि जब उसी के भाई ने जब तुमसे मांगा है तो तुम उससे ऐसे कैसे कह सकते हो कि आप अपने नाम का हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके आए। तो इस बात में उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास करके डीएम उधम सिंह नगर को डायरेक्ट। बुलेटिन में बात अब नरेंद्र नगर की कर लेते हैं। दरअसल नरेंद्र नगर नगर पालिका के कामों को लेकर उनकी खूब सराहना हो रही है। इसको लेकर उन्हें 10 लाख रुपए की राशि मिली है। बता दें कि नगर पालिका के बेहतर प्रदर्शन पर नगर पालिका चंबा को शासन की तरफ से 10 लाख रुपए के विशेष सहायता अनुदान राशि प्रदान कर दी गई है। दरअसल घर घर कूड़ा कलेक्शन और पालिका क्षेत्र की नालियां नारदानों की सफाई के लिए पालिका को यह सम्मान दिया गया है। इस दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शिव कुमार सिंह चौहान ने बताया कि बीते साल स्वच्छता सर्वेक्षण में चंबा नगर पालिका को प्रदेश भर में दूसरा स्थान हासिल हुआ था, जबकि पालिका की जोनल स्तर पर भी 92वीं रैंक हासिल की थी। उन्होंने बताया कि बेहतर प्रदर्शन कर शासन की ओर से 10 लाख रुपए की अनुदान धनराशि पालिका को मिल चुकी है। इसमें काफ़ी हद तक मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जितने भी पर्यावरण मित्र हैं, हमारे एसआई साहब हैं, हमारे सुपरवाइजर्स हैं, हमारे सारे कर्मचारी और जो हमारे 2 ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी इसमें सहयोग किया। बुलेटिन में बात अब मसूरी की कर लेते हैं। दरअसल 5 स्टार होटल के पास पीडब्ल्यूडी एक रोड का निर्माण कर रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। आपको बता दें कि देहरादून रोड पर कोठाल गेट स्थित एक 5 स्टार होटल के निजी उपयोग के लिए लोक निर्माण विभाग की तरफ से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से मार्ग बनाया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग की तरफ से शहर के खस्ताहाल पड़ी सड़कों को ठीक नहीं किया जाता है, लेकिन एक 5 स्टार होटल के लिए लोक निर्माण विभाग की तरफ से मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि सरासर सरकार की तरफ से जनता के धन को ठिकाने लगाया जा रहा है। उन्हें यह भी आरोप लगाया कि इस मार्ग में ग्रामीणों की पृथक भूमि के साथ वन विभाग की भूमि भी शामिल है, जिस पर लोक निर्माण विभाग और होटल प्रबंधक की तरफ से मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सूचना के आधार के तहत उनकी तरफ से मांग की गई है कि सूचना के अनुसार या तो यहां पर वन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया, ना ही नगर निगम के अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया। उसके बावजूद भी यहां पर ऊंची रसूख के चलते मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जबकि ग्रामीणों की तरफ से न्यायालय में वादा दायर किया गया है, जिस पर अभी तक सुनवाई चल रही है। जब तक न्यायालय की तरफ से कुछ आदेश जारी नहीं होते, तब तक यहाँ किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होना चाहिए। ग्रामीण राजेंद्र ने बताया कि उनकी तरफ से जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में शिकायत की गई है। अगर यह मार्ग का निर्माण कार्य जारी रहा तो उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये हयात होटल वाले जबरदस्ती इसको पास करा के रोड बनवाना चाहते हैं पीडब्ल्यूडी के द्वारा। तो इसमें और फॉरेस्ट में भी इसकी रिपोर्ट दे रखी है, तब भी ये नहीं मान रही है लोग, जिसके कारण जो है ग्रामीणों ने इसे रोक रखा है और इसे ग्रामीणों को पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाना चाह रहे हैं और उनका मुआवजा देना नहीं चाह रहे हैं लोग। उत्तरकाशी में डीएम ने यमुनोत्री धाम का निरीक्षण किया, तो वहीं सभी आलाधिकारियों को जल्द से जल्द काम करने के निर्देश दिए। बता दें कि जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने यमुनोत्री पैदल मार्ग के साथ यमुनोत्री धाम यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने यमुनोत्री पैदल मार्ग पर शौचालय, पेयजल व्यवस्थाओं के निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाओं को लगभग सही पाया। इस दौरान जिलाधिकारी यमुनोत्री पैदल मार्ग पर हो रहे पेयजल रिसाव को जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने क्षतिग्रस्त सुरक्षा रेलिंग की मरम्मत करने के लिए पीडब्ल्यूडी को भी निर्देश दिए। उन्होंने जिला पंचायत को निर्देशित करते हुए कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए घोड़े खच्चरों के संचालन के लिए टोकन सिस्टम को 3 दिन के अंदर लागू करना सुनिश्चित करें।
नैनीताल में 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी, जिसको लेकर सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि नैनीताल उच्च न्यायालय परिसर के एडीआर सेंटर के सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से 14 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। राज्य सेवा विधिक के उप सचिव सैयद गुफरान ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से 14 मई को देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है, जिसमें अब तक 20,000 से ज़्यादा केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से अदालतों में लंबित पड़े केसों को निस्तारण करने के साथ सभी को न्याय मिल सके, यह उद्देश्य इस 14 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत का रहेगा। उन्होंने कहा कि सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित किए गए मामलों में दोनों पक्षों के मतभेद दूर होने के साथ ही मुकदमेबाजी से भी लोगों को छुटकारा मिल जाता है। जो न्यायालयों में लंबित मामले हैं एवं साथ ही साथ प्री लिटिगेशन मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा और 14 मई तक शाम 4 बजे तक जितने भी मामले आ जाएंगे, चाहे उनका पहले से रेफर्ड हो वो मामले या नहीं, उसका निस्तारण उस दिन लोक अदालत में किया जाएगा। इस दिन जो है पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर के न्यायालयों में एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में देंगे। बुलेटिन में बात अब बाजपुर की कर लेते हैं। दरअसल बाजपुर में एसडीएम ने सभी संयुक्त टीम के साथ एलएससी स्टोन क्रशर पर छापेमारी की। आपको बता दें कि बाजपुर में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने खनन और राजस्व विभाग की टीम के साथ एलएससी स्टोन क्रशर पर छापेमारी की, जहां राजस्व और खनन विभाग की टीम ने स्टोन क्रशर में रखी खनन सामग्री की पैमाइश की, तो वहीं स्टोन क्रशर में छापेमारी की सूचना से खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान एसडीएम राकेश तिवारी ने बताया कि अवैध खनन की सूचना पर उच्च अधिकारियों को निर्देश कर छापेमारी की गई है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों जिस तरह से कार्रवाई अमल में लाई गई थी, उसी तरह से आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। हम लोग आए हैं यहाँ और अभी स्टॉक की नापजोख हो गई है संयुक्त रूप से खनन विभाग और राजस्व विभाग के द्वारा, तो अभी उसकी पैमाइश की जा रही है। पैमाइश के बाद देखते हैं, जो भी परमिशन से ज़्यादा होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के पश्चात डीएम साहब को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। हल्द्वानी की ढोलक बस्ती के लोग एक अज्ञात बीमारी से परेशान हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी शहर के रेलवे स्टेशन से सटी गफूर ढोलक बस्ती में पिछले 1 हफ्ते से अज्ञात बीमारी ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। बीमारी की वजह से यहां एक ही परिवार के 2 बच्चों की जान जा चुकी है, जिसमें एक की उम्र 6 साल की है तो दूसरे की उम्र 4 साल की। दरअसल ढोलक बस्ती समेत आसपास क्षेत्र में अज्ञात बीमारी का खतरा बना हुआ है। 1 हफ्ते से वहां पर 10 से अधिक नौनिहाल बीमार हैं। बुखार और खांसी की शिकायत पर 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। ढोलक बस्ती और उसके आसपास के क्षेत्रों में बच्चे प्राथमिक विद्यालय और गैर सरकारी संगठन की ओर से संचालित शिक्षण केंद्रों में जाते हैं। जब वीरांगना संस्था के सदस्यों को बीमारी का पता चला तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इससे सूचित किया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि पंत के नेतृत्व में टीम दोपहर को ढोलक बस्ती केदवई नगर क्षेत्र में पहुंची। उन्हें पता चला कि 4 मई को एक ही दिन में एक ही परिवार के 2 बच्चों की इस अज्ञात बीमारी से मौत हो गई है। इसमें 6 साल की लक्ष्मी और 4 साल का दीप है। दीप की सुबह घर पर ही मौत हो गई थी और स्वजन लक्ष्मी को पहले निजी अस्पताल ले गए, फिर वहां सुशीला तिवारी चिकित्सालय, लेकिन वहां उन्हें नहीं बचाया जा सका। इसके बाद क्षेत्र में भय का माहौल हो गया। बहरहाल अब मामला स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में आ गया है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि बीमारी किस महामारी का रूप नहीं ले पाएगी और इसे कंट्रोल करने के लिए जमीनी स्तर पर विभाग काम करेगा। बच्चे को खसरा हो गया था। खसरा होने के बाद भी हमने सब पूजा पाठ भी करे थे, अब तो दवा भी करा रहे थे। उसके बाद डॉक्टरों के यहाँ भी दवा, जो डॉक्टर वहाँ भी ले गए। बच्चों को बुखार और दाने हो रहे थे, तो हम लोग ने पूरा निरीक्षण करा और लगभग एक हफ्ते से ये प्रकरण हमें पता चला है हमारे आशा और एएनएम के माध्यम से, क्योंकि यहीं पर ही नजदीक में हमारा यूपीएससी भी स्थित है। उत्तराखंड में लगातार ट्रैफिक जाम की रास्ता देखने को मिलती है, जिसको लेकर अब नैनीताल पुलिस को एक
QR स्कैनर मिला है। आपको बता दें कि सड़क हादसों में जिंदगी बचाने और ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए नैनीताल पुलिस को एक नया साथी मिल गया है। पुलिस ने गाड़ी से जुड़ी हर परेशानी का हल खोज लिया है। बता दें कि नैनीताल पुलिस को QR स्कैनर के रूप में एक नया साथी मिल गया है, जिसके माध्यम से वाहन मालिक के बारे में सभी जानकारी मिलेगी। साथ ही दुर्घटना होने पर पुलिस और उनके परिजनों को भी इस QR से सूचित किया जा सकता है। बता दें कि पुलिस ने एक नया प्रयास शुरू किया है, जिसका शुभारंभ शनिवार को DIG नीलेश आनंद की तरफ से किया गया। इस पहल में हर किसी से अपने वाहन में एक QR स्कैनर वाले स्टिकर को लगाने की अपील की जा रही है। उन्होंने बताया कि आपको बता दें कि यह मिल जाएगा नामक एक कंपनी के साथ जुड़कर नैनीताल पुलिस ने यह पहल शुरू की है। जानकारी के मुताबिक यह स्टिकर को आपको बस और वाहनों पे सामने लगाना है। आपको खुद इसमें रजिस्टर करवाना होगा, जिससे आपको ब्लड ग्रुप और अन्य जानकारी इस QR में डालनी होगी। फिर अगर इसे कोई कैमरे या PTM आदि से स्कैन किया जाता है तो वाहन मालिक की सारी जानकारी जैसे कि ब्लड ग्रुप और जितनी भी उसने QR कोड में जानकारी दी होंगी वह सभी आपके मोबाइल में आ जाएंगी। गौरतलब है कि स्टिकर को स्कैन करने पर आप वाहन मालिक को फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। हालांकि ये कॉल सर्वर के माध्यम से ही जाएगी। अगर आप स्कैनर के माध्यम से वाहन मालिक को फ़ोन करेंगे तो आपके मोबाइल में उनका नंबर नहीं आएगा, ताकि किसी की निजता को प्रभावित ना हो सके, इसके लिए ऐसा किया गया है। उल्लेख है कि दुर्घटना होने पर कोई भी व्यक्ति स्टिकर को स्कैन कर जानकारी निकाल सकता है तथा पुलिस और परिजनों तक सूचना पहुंचा सकता है। इसके अलावा पार्किंग में भी अगर कोई गाड़ी गलत खड़ी हो तो आप उसके मालिक से बात कर सकते हैं। इस दौरान कुमाऊं DGI नीलेश आनंद ने इस पहल को कारगर बताया। उन्होंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसके किसी भी प्राइवेसी पर असर नहीं पड़ता है। सिंपल मोबाइल से तो गाड़ी मालिक का हमको नंबर तुरंत आ जाएगा, तो उससे उसको वहाँ बुला के चालान भी काट देगा और उसको गाड़ी को मालिक को बोल सकते कि यहाँ से गाड़ी हटा दो, मेन चौराहे पे उसके वजह से जाम लग रहा है। तो ये जाम के लिए एक बहुत मददगार साबित होगा। साथ ही अगर कहीं एक्सीडेंट भी हो जाता है और वो गाड़ी मालिक का हमको नंबर नहीं मिलता है तो स्कैन करके गाड़ी मालिक के जो रिश्तेदार हो सकते हैं, तो पहाड़ पर गाड़ी गिर जाती है तो उनको बुला के तत्काल उसको राहत भी वो दिलाई जा सकती है। बुलेटिन के आखिरी में बात जसपुर की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ लगातार गुमशुदगी के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस गुमशुदा लोगों की जांच कर रही है। आपको बता दें कि जसपुर क्षेत्र में लोगों की गुमशुदगी की घटना बढ़ती ही जा रही है। पिछले एक साल में 28 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। पीड़ित परिजनों ने कोतवाली में अपनों की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस लगातार गुमशुदा लोगों की तलाश में जुटी हुई है, जबकि कई लोगों को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। जसपुर कोतवाली में बोर्ड पर लगे गुमशुदा के नोटिस पर इस बात का प्रमाण है कि आए दिन यहाँ कोई ना कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आता रहता है। बीते एक साल में जसपुर कोतवाली में 28 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें से 22 महिला और 6 पुरुष शामिल हैं। हालांकि पुलिस ने मामले में संज्ञान दिखाते हुए 22 महिलाओं में से 19 और 6 पुरुषों में से 5 को ढूंढ निकाला है, जबकि अभी भी पुलिस बाकी गुमशुदा लोगों की तलाश कर रही है। वहीं कोतवाल जसपुर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि थाने में जनवरी 2021 से लेकर अब तक 28 लोगों की गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया, जिसमें से 19 महिलाओं और 5 पुरुषों की बरामदगी कर चुकी है, जबकि 4 लोगों को अभी भी ढूंढने का प्रयास जारी है। कोतवाली में कुल 28 गुमशुदगी दर्ज हुई हैं, जिनमें से 22 महिलाओं की गुमशुदगी थी, 6 पुरुषों की गुमशुदगी थी। 22 महिलाओं में से हमारे प्रयास से और उनके परिवार वालों के प्रयास से 19 महिलाओं की बरामदगी हो चुकी है और 5 पुरुषों की बरामदगी हो चुकी है। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।